नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजी व्यापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम योग से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रश्न प्रथम की ओर। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। तो आपको याद रखना है सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योग है। कितने आसनों का योग है? 12 आसनों का योग है। सूर्य नमस्कार के प्रत्येक आसन में एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार के अंतर्गत कुल कितने मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा? 12 मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। तो सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? 12 आसनों का योग है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग का उद्गम स्थल है, तो आपको याद रखना है योग का उद्गम स्थल क्या है? भारत है। इसके साथ साथ आपको याद क्या रखना है? ऋषिकेश। किसे? ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा दुनिया की योग राजधानी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। इसके साथ याद रखना है योग का उद्गम स्थल क्या है? भारत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब? 21 जून 2015 को भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगी का स्वभाव होता है। ऑप्शन ए चिंतामग्न, ऑप्शन बी तनावग्रस्त, ऑप्शन सी प्रसन्नचित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो योगी का स्वभाव कैसा होता है? प्रसन्नचित होता है। जो व्यक्ति योग करता है वह सदैव प्रसन्नचित होता है, तनाव से मुक्त होता है, चिंता से मुक्त होता है, शरीर बलवान होता है, हिष्ट पुष्ट होता है। तो योगी सदैव निरंतर क्या करते रहता है? योग करते रहता है। तो योगी का स्वभाव कैसा होता है? प्रसन्नचित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, असत्य कथन पहचाने। तो यहां प्रश्न बोल रहा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। कथन ए योग अभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है। कथन बी योग अभ्यास में आयु लिंग का बंधन नहीं होता। यह कथन क्या है? सत्य है। योग अभ्यास में किसी प्रकार की आयु का बंधन नहीं होता, लिंग का बंधन नहीं होता। कोई भी लिंग का व्यक्ति, किसी भी आयु का व्यक्ति योग अभ्यास कर सकता है। तो योग अभ्यास में आयु लिंग का बंधन नहीं होता। यह कथन क्या है? सत्य है। कथन सी योग आसन खाली पेट में करना चाहिए। यह कथन भी क्या है? सत्य है। कथन डी जल्दबाजी से योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह कथन भी क्या है? सत्य है। योग हमेशा आराम से किया जाता है, जल्दबाजी से नहीं किया जाता। तो जल्दबाजी से योग अभ्यास नहीं करना है, यह कथन भी क्या है? सत्य है। तो कथन ए क्या है? असत्य है। योग अभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है। योग किसी प्रकार से धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। योग सर्वधर्म संभव की भावना से किया जाता है। तो योग अभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है, यह कथन क्या है? असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली मोरारजी देसाई के नाम पर स्थापित है। और इसके साथ याद रखना है राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली आयुष मंत्रालय, किसके? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। किसके अंतर्गत है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है करके याद रखना है। क्या करना है आपको? कार्यरत है। तो यहाँ क्या क्या चीज याद रखना है? राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? मोरारजी देसाई के नाम पर है। और किसके अंतर्गत कार्यरत है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार स्कूल ऑफ, यहाँ पर क्या है? ऑफ योग की स्थापना किसने की थी? तो बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1964 में की थी। कब की थी? 1964 में की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद योग संस्थान बेंगलोर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? बेंगलोर में स्थापित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। तो इसके साथ आपको और याद रखना है, एक तथ्य याद रखना है, अयंगर योग के संस्थापक का नाम याद रखना है। तो अयंगर योग के संस्थापक कौन है? BKS अयंगर है। कौन है? BKS अयंगर है करके आपको याद रखना है। तो अयंगर योग के संस्थापक कौन है? BKS अयंगर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वास पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्राणायाम कहा जाता है। तो आपको याद रखना है श्वास पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। और इसके साथ आप याद रखने का प्रयास करेंगे प्राणायाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो 3 भेदों का नाम याद रखना पड़ेगा। पहला को क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। क्या कहलाता है? पूरक। पहला भेद क्या होता है? पूरक। दूसरा भेद क्या होता है? कुंभक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंभक। तीसरा क्या होता है? रेचक होता है। क्या होता है? रेचक। तो प्राणायाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है पूरक, दूसरा क्या होता है? कुंभक, तीसरा क्या होता है? रेचक
होता है। तो आपको जानना होगा पूरक क्या होता है। पूरा श्वास, क्या कह रहा हूं, पूरा श्वास अंदर खींचने की प्रक्रिया क्या है, अंदर खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। कुंभक क्या कहलाता है, श्वास को भीतर रोक कर रखने की, श्वास को भीतर रोक कर रखना, क्या है, रोक कर रखना क्या कहलाता है, कुंभक कहलाता है। रेचक क्या कहलाता है, नियमित विधि से, किससे, नियमित विधि से, नियमित विधि से श्वास छोड़ना, क्या छोड़ना, श्वास छोड़ना क्या कहलाता है, रेचक कहलाता है। तो नियमित विधि से सांस छोड़ना क्या कहलाता है, रेचक कहलाता है। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला क्या हो गया, पूरक, दूसरा क्या हो गया, कुंभक, तीसरा क्या हो गया, रेचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता, किसे, अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए समाधि, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी धारणा, ऑप्शन डी प्राणायाम। तो अंतरंग योग के अंतर्गत क्या नहीं आता, प्राणायाम नहीं आता। अंतरंग योग के अंतर्गत क्या आता है, समाधि आता है, ध्यान आता है, धारणा आता है। तो ये कैसा आंसर लिए, इसको समझते हैं। तो यहाँ अंतरंग योग किसका है, अष्टांग योग का, क्या अष्टांग योग का क्या है, अंग है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है, अष्टांग योग। अष्टांग योग, अष्टांग, यहां पर आपको क्या याद रखना है, अष्टांग योग को याद रखना है। किसको, अष्टांग योग को याद रखना है। तो अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, पतंजलि द्वारा किया गया था। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, पतंजलि द्वारा किया गया। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, तभी आप अंतरंग योग को समझ पाएंगे। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। पहला क्या होता है, यम, दूसरा क्या होता है, नियम। आपको याद क्या रखना है, पहला अंग क्या होता है, यम, दूसरा क्या होता है, नियम। नियम के बाद क्या होता है, आसन होता है, क्या होता है, आसन। आसन के बाद क्या होता है, प्राणायाम होता है, क्या होता है, प्राणायाम होता है, क्या होता है, प्राणायाम होता है। उसके बाद क्या आता है, प्रत्याहार आता है, क्या आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद अगला अंग होता है धारणा, क्या होता है, धारणा। धारणा के बाद क्या होता है, ध्यान, क्या आता है, ध्यान। ध्यान के बाद क्या आता है, अंतिम में आता है समाधि आता है, क्या आता है, समाधि। तो आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट, कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को क्या कहा जाता है, बहिरंग साधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहिरंग साधन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिरंग साधन कहते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि को क्या कहते हैं, अंतरंग साधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरंग साधन या अंतरंग योग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरंग योग। तो यहां पर प्रश्न पूछा था अंतरंग योग के अंतर्गत या नहीं आता, तो धारणा, ध्यान, समाधि क्या है, अंतरंग योग के हिस्सा है। तो अंतरंग योग का हिस्सा क्या नहीं है, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, बहिरंग योग का हिस्सा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको क्या याद रखना होगा, अष्टांग योग को रखना है। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए अष्टांग के अंगों को याद रखना है, और सूर्य के 5 अंगों को क्या कहा जाता है करके याद रखना है, बहिरंग साधन कहा जाता है, और अंतिम के 3 को क्या कहा जाता है, अंतरंग साधन कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न कब बनेंगे, जब आप इस सब्जेक्ट पर मजबूती रखेंगे। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर दी गई है, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्ते किस अंग के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है, अस्ते किस अंग के अंतर्गत आता है, यम अंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, यम अंग के अंतर्गत आता है। तो कैसे आता है करके याद रखिएगा। यम कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यम 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है करके याद रखना है, यम में पहला आता है अहिंसा। क्या आता है, अहिंसा। पहला क्या होता है, अहिंसा। अहिंसा के साथ क्या होता है, सत्य होता है। क्या होता है, सत्य। उसके बाद क्या होता है, अस्तेय। क्या होता है, अस्तेय। अस्तेय के बाद क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है। क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है। और उसके बाद क्या होता है, अपरिग्रह होता है। क्या होता है, अपरिग्रह होता है। तो आपको अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आएगा, यम अंग के अंतर्गत आएगा। यम कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन करने के उपरांत वज्र आसन कर सकते हैं। आप कौन सा आसन कर सकते हैं, वज्र आसन कर सकते हैं। फिर आपको याद रखना है, योग समन्वय के लेखक कौन है, तो योग समन्वय के लेखक कौन है, अरविंदो है। इसको भी आपको याद रखना है, योग समन्वय के लेखक कौन है, अरविंदो है। फिर आपको 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पंच महाभूत नहीं है। पहला पृथ्वी, पृथ्वी तो पंच महाभूत है, आपको याद रखना है पृथ्वी क्या है, पंच महाभूत, सॉरी। फिर क्या है, जल, जल भी क्या है, पंच महाभूत है। वायु भी क्या है, पंच महाभूत है। सूर्य का प्रकाश क्या नहीं है, पंच महाभूत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश
पंच महाभूत नहीं है। तो पंच महाभूत में क्या क्या आते हैं करके आपको याद रखना है। आकाश, आकाश क्या है, पंच महाभूत है। उसके बाद है वायु, क्या है वायु, वायु के बाद क्या होता है अग्नि, अग्नि के बाद क्या होता है जल, जल के बाद क्या होता है पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों को क्या कहा जाता है, पंच महाभूत। तो यहां तो सूर्य का प्रकाश दिया हुआ है, सूर्य का प्रकाश पंच महाभूत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा त्रिगुण नहीं है, पहला सत्व, सत्व के बाद रजस, और रजस के बाद तमस, और तमस के बाद एकाग्रता। तो एकाग्रता क्या नहीं है, त्रिगुण नहीं है। त्रिगुण के अंतर्गत क्या आता है, सत्वगुण, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, सतोगुण, और उसको बोलते हैं रजस को क्या बोलते हैं, रजोगुण, और तमस को क्या बोलते हैं, तमोगुण। तो त्रिगुण के अंतर्गत ये तीनों शामिल होंगे, एकाग्रता नहीं आता, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न क्या कह रहा है। योग प्रदीपिका के रचिता है, तो आपको याद रखना है योग प्रदीपिका के रचिता कौन है, स्वात्मा राम है। कौन है, स्वात्मा राम जी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, योग संपूर्णता की अनुभूति कराने का विज्ञान और कला है। तो यह क्या है, सही है। योग संपूर्णता की अनुभूति कराने वाला विज्ञान है और कला है, यह क्या है, सही है। योग सकल जीवन पद्धति से युक्त है, तो यह कथन भी क्या है, सत्य है। योग सकल जीवन पद्धति से क्या है, युक्त होता है। योग स्वास्थ्य, सामंजस्य और प्रसन्नता का विज्ञान है, तो यह भी क्या है, सही है। तो क्या है, उपयुक्त सभी क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। योग साधक का आहार कैसा होना चाहिए। तो योग साधक का आहार कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। कैसा भोजन खाना चाहिए उसे, सात्विक भोजन खाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी ही और मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि टॉपिक के एमसीक्यू को शुरुआत करेंगे। किसको शुरुआत करेंगे, बुद्धि टॉपिक के एमसीक्यू को शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।